चंद छोटी बड़ी सड़कों और गली कूचों से गुजरने के बाद हम शहर के एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहां मुसलमान अक्सरियती आबादी की अलामात नुमाया थी। एक और मकामी शहरी से रहनुमाई हासिल करके हम सीधे उस्ताद मियाँ के भटियार खाने पर पहुंच गए। उस रोज चटाइयों पर सजे दस्तरखान पर जो मटन बिरयानी, कोफ्ते, तिल वाले कुलचे और जाफरानी फिरनी खाने को मिली, उनका जायका आज तक जहन में ताजा है। मैं उस्ताद मियाँ से मिलकर तबाखी में उसकी महारत की दाद देना चाहता था, मगर उसकी मसरूफियत और वक्त की किल्लत ने हमें वहाँ से रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद हमने फतेहगंज का रुख किया। मैंने आदेश को गाड़ी में लेटकर आराम करने की हिदायत की और अपना शोल्डर बैग उठाए बाजार में निकल गया। बड़ौदा में कैमरे और फिल्म की दो सबसे बड़ी दुकानों से मुझे वही रद्द अमल मिला जिसका मुझे सूरत में तजुर्बा हो चुका था। अलबत्ता इतनी पेशरफ्त जरूर हुई कि मुझे अहमदाबाद की एक ऐसी दुकान का नाम और पता मिल गया जहां से मुझे हतमी तौर पर अपना मतलूबा कैमरा मिल सकता था। मायूसी के आलम में वापस गाड़ी के पास पहुंचा तो आदेश महवे ख्वाब मिला। ताहम मैं जैसे ही दरवाजा खोलकर अपनी नशिस्त पर बैठा, वो बेदार हो गया। अपने लहजे में जबरदस्ती खुशगवारी भरकर मैंने पूछा, क्यों भाई, कुछ ताजा दम तो हो गए ना? अब गाड़ी भगाओ और अहमदाबाद पहुंचो। मगरिब के बाद वहाँ दुकानें बंद होने लगती हैं, कहीं सारी मेहनत जाया ना हो जाए। आदेश ने गाड़ी गियर में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, आप फिक्र न करें राहुल जी, यहाँ से 60-65 मील का फासला है, सड़क भी कुछ बेहतर है। मैं सूरज ढलने से काफी पहले आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। उसने वाकई अपने दावे का पास रखा और कोई 1.5 घंटे के बाद हम साबरमती दरिया का पुल पार करके अहमदाबाद के आलीशान शहर में दाखिल हो रहे थे। गली कूचों और बाजारों की चहल पहल बखूबी उसके बहुत बड़े कारोबारी मरकज होने का पता दे रही थी। हमें नौरंगपुरा का पता जानने के लिए पान सिगरेट फरोख्त करने वाले एक मकामी दुकानदार से रहनुमाई हासिल करना पड़ी। उसने बताया कि हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं। उसका कहा दुरुस्त साबित हुआ। चंद ही मोड़ घूमने के बाद हम एक बहुत ही आला दर्जे के कारोबारी इलाके में पहुंच गए। मैंने आदेश को मजीद आराम करने की हिदायत की और खुद अपनी मतलूबा दुकान की तलाश में निकल पड़ा। भानु निवास नामी दुकान ढूंढने में मुझे ज्यादा देर न लगी। काउंटर के अकब में बैठा भारी भरकम गोल मटोल दुकान का मालिक मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने जय श्री कृष्णा का नारा लगाया। उसने निहायत गर्म जोशी से जवाब दिया। मैंने अपने मतलूबा कैमरे का नाम बताया तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो तेजी से झुका और काउंटर से जर्द रंग का एक बड़ा सा डिब्बा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। 150 मॉडल हाईलैंडर पाथफाइंडर पोलराइड, अब तक इंडिया में सबसे जदीद मॉडल, सिर्फ 1 मिनट में प्रिंट आपके। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो सब मुझे मालूम है भाई, तुम मुझे इसके दाम बताओ। मुझे इसके कम से कम 6 फिल्म कार्ट्रिज भी दरकार है। उस घाघ दुकानदार ने मेरी दिलचस्पी भांपते हुए कोई 1.5 गुना कीमत लगाई। मैंने कहा, यार लगता है तुम मुझे अनाड़ी समझ रहे हो। अगर बेचने का इरादा नहीं है तो साफ बता दो, मैं 2 दिन में बम्बई जा रहा हूँ, वहाँ इससे आधी कीमत में मिल जाएगा। कुछ देर की सौदेबाजी के बाद उसने कैमरे की कीमत तो मुनासिब कर दी, अलबत्ता फिल्म कार्ट्रिज 10 रुपया इजाफी लेकर माना। मैंने मेकअप के लिए कुछ अशिया की खरीदारी में कोई पौना घंटा मजीद सर्फ किया। मैं अपनी गाड़ी के पास वापस पहुंचा तो सूरज ढलने में कुछ ही देर बाकी थी। आदेश मुझे बेदार मिला। वो चाय के एक कुल्हड़ से चुस्कियां भर रहा था। मैंने उसकी तरफ से चाय की पेशकश ठुकरा दी। कुछ ही देर के बाद हम वापसी के सफर पर रवां थे। मेरी तरफ से हिदायत मिले बगैर ही वो काफी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। सूरज गुरूब हो जाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक हल्की पड़ गई थी, लिहाजा आदेश को अपनी सुबक रफ्तारी बरकरार रखने में मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। मैंने उसे बताया कि मुझे अपने मतलब की चीजें मिल गई हैं तो वो खुश हो गया। मैंने उसकी दिलजुई के लिए उसकी ड्राइविंग की भी तारीफ की। बड़ौदा से निकलने तक रात पूरी तरह गालिब आ गई। अब हमारे सामने सड़क पर काफी फासले के बाद कोई गाड़ी नजर आती थी और हम सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने यूं ही वक्त गुजारी के लिए आदेश से पूछा, यार सुना है इन इलाकों में रात को सड़कों पर लूटमार की वारदातें भी होती हैं? मेरी बात सुनकर वो चौंका और फिर संजीदा लहजे में बोला, आपने ठीक सुना है। अब तो कुछ अमन हो गया है, वरना पहले तो सूरत और बड़ौदा के दरमियान हर दूसरे दिन कोई न कोई वारदात होने की खबर मिलती थी। आधी रात के बाद तो कोई मुसाफिर गाड़ी या माल से लदा ट्रक सड़क पर नजर नहीं आता था। मैंने उसके लहजे से अंदाजा लगाया कि मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर और संगीन है जितना वो जाहिर कर रहा है। उसके दीवानावार गाड़ी भगाने की असल वजह भी शायद यही थी। इसका मतलब है मुझे चौकन्ना हो जाना चाहिए। मैंने अपना पिस्तौल माँ इजाफी मैगजीन साथ लाने पर दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी। मुझे अपने पास मौजूद नकदी छिनने की तो ज्यादा फिक्र नहीं थी,
मगर मैं इतनी दूर धक्के खाने के बाद हाथ लगने वाले पोलराइड कैमरे से महरूम होने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। मैंने सोच लिया था कि लुटेरों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, अगर उनमें से किसी को जिंदा रहने का मौका मिला तो। मैंने महसूस किया कि लुटेरों का तस्करा आने के बाद से आदेश खासा संजीदा हो गया है। शायद ये रात की तारीकी गाढ़ी होने का नतीजा हो। उसे एहसास होगा कि पेशावर लुटेरों की वारदात के लिए ये मौजू तरीन सूरत हाल है। शहरी आबादियों से दूर लगभग सुनसान सड़क, इतनी गहरी तारीकी के गाड़ी की हेडलाइट्स की हद से बाहर कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। ये सब कमजोर आसाब को तनाव का शिकार बनाने के लिए काफी था। बिलाखिर मैंने उसका जहन लुटेरों के खतरे की तरफ से हटाने के लिए कहा, अच्छा ये बताओ आदेश भैया, सूरत से बंबई के गाड़ी के सफर में कितने घंटे लगते हैं? ये सुनते ही उस पर एक बार फिर अपनी मालूमात की धाक बिठाने का शौक सवार हो गया। उसने बताया कि सूरत से बंबई का फासला तकरीबन 250 मील है, जिसे अच्छी कंडीशन वाली मोटर कार में तय करने में भी कम से कम 6 घंटे लगते हैं। कुछ इलाकों के अलावा सड़क की हालत काफी बेहतर है और बाज पहाड़ी मकामात के अलावा तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाई जा सकती है। मैंने कहा, इसका मतलब है हम अहमदाबाद की तरह एक दिन में बंबई का चक्कर लगाकर वापस सूरत नहीं आ सकते। उसने हंसते हुए कहा, अगर शहर की पहली चौकी को हाथ लगाकर वापस आना हो तो जरूर वापस आ सकते हैं सर जी। मैंने कहा, चलो 2-3 दिन के लिए चलेंगे, तुम मुझे बंबई के काबिल दीद मकामात की सैर करवा देना। मैं 2 दिन वहाँ रुका था मगर मालूम ही नहीं था कि कहाँ घूमना है। रही सही कसर मूसलाधार बारिश ने पूरी कर दी। आदेश ने कदरे गुरूर भरे लहजे में कहा, बंबई को सही तरह देखने के लिए तो 1 हफ्ता भी कम है सरकार, मगर चलो जितना मुमकिन हुआ दिखा दूंगा। जब गौतम जी का गोदाम बन रहा था तो मैं कई बार हफ्ते 1.5 हफ्ते गौतम जी के साथ वहाँ ठहर चुका हूँ और उन दिनों पूरा शहर अच्छी तरह देख डाला था। मैंने कहा, बहुत खूब, फिर तो वाकई तुम बहुत अच्छे गाइड साबित होगे। हम दोनों वहाँ खूब मौज मस्ती करेंगे, मगर मेरी बात याद है ना, तुम हमारी किसी सरगर्मी के बारे में गौतम के सामने जबान नहीं खोलोगे। उसने पुरजोर अंदाज में यकीन दहानी करवाई कि वो मेरी हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल करेगा। मेरी हल्की फुल्की बातों से उसके दिल पर से खौफ के बादल छट गए थे और वो खासे पुरएतमाद अंदाज में गाड़ी चला रहा था। वैसे भी महाराष्ट्र रियासत में दाखिल होने के बाद रफ्ता रफ्ता सड़क के दोनों अतराफ छोटी बड़ी आबादियों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका था। हमने सड़क किनारे एक ढाबे पर रुककर जल्दी जल्दी दाल तरकारी से पेट भरा और हमारी फिएट एक बार फिर फर्राटे भरने लगी। मगर आदेश की तरफ से हर मुमकिन तेज रफ्तारी के बावजूद हमारे बॉम्बे के मज़ाफात पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे और हम होटल के अहाते में दाखिल हुए तो हर तरफ सन्नाटा तारी था। आदेश मुझे पोर्च में उतारना चाहता था मगर मैंने उसे गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। उसने गाड़ी पार्किंग में ले जाकर रोकी तो मैं अपने शोल्डर बैग समेत उतरा और गिनकर 50-50 रुपए के 10 नोट उसे थमा दिए। फर्ते ताजुब से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने दोस्ताना अंदाज में उसका शाना थपथपाते हुए कहा, अब तुम मेरे मददगार हो और मैं अपना साथ देने वालों को हर तरह खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अभी ये रख लो, बाद में मजीद दूंगा। तुम इन इजाफी रकूम को इंग्लैंड जाने की तैयारी के लिए जमा करते रहो तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो वालेहाना अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, बस करो यार, अच्छा जाने से पहले मेरा एक काम कर दो, इस गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। शायद मुझे सुबह किसी काम से शहर के किसी हिस्से में जाना पड़ जाए। उसने खुशी खुशी फिएट की चाबी मेरे हवाले कर दी। मैं तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इस्तकबालिया पर मौजूद क्लर्क को मैंने हाथ के इशारे से सलाम का जवाब दिया। कमरे में पहुंचकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं बर वक्त बल्कि अपने अंदाजे से कुछ पहले ही वापस पहुंच चुका था। मैं अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले मजीद कुछ देर इंतजार करना चाहता था। तभी मुझे एक ख्याल आया। मुझे फैसले पर पहुंचने में महज चंद सानिये लगे। मैंने जल्दी से अपना शोल्डर बैग खोला और मेकअप के चंद लवाजिम साथ लेकर गुस्ल खाने का रुख किया। वहां पहुंचकर मैंने अपना ऊपरी लिबास उतारा और अपने चेहरे और बाजुओं को गहरा सांवला रंग देने लगा। कुछ ही देर में मेरी जिल्द की रंगत मदरासियों की उमूमी रंगत से मुशाबे हो गई। उसके बाद मैंने होंठों पर भारी सफेद मूछें चिपकाई और आंखों पर मोटे शीशों वाला गोल चश्मा चढ़ा लिया। गुस्ल खाने का बड़ा आईना गवाही दे रहा था कि एक बिल्कुल अजनबी शख्स मेरे सामने खड़ा है। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन होकर मैंने स्याह रंग का एक चुगा पहना और मेकअप का सामान वापस शोल्डर बैग में मुंतकिल करके अपने मिशन के अहम तरीन मरहले के लिए तैयार हो गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। वहां मुकम्मल सन्नाटे का राज था।
मैं दायां हाथ अपनी बगली जेब में मौजूद बरेटा के दस्ते पर और बायां हाथ शाने पर मौजूद बैग पर जमाए खामोश कदमों से गौतम की रिहाइश गाह की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर अंदर से आने वाली कोई आवाज सुनने की कोशिश की, मगर वहां मुकम्मल खामोशी थी। मैंने दरवाजे का लट्टू पकड़कर धीरे से घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मेरे लिए ये कुछ ज्यादा गैर मुतवक्के नहीं था। मैंने अपनी तैयार करदा कुंजी जेब से निकाली और कुफल में डालकर घुमाई। बगैर किसी मज़ाहमत के कुफल खुल गया। मैंने दरवाजे को बेआवाज अंदाज में धीरे से धकेला और बनने वाले खला से अंदर झांका। मुझे सामने नशिस्त गाह खाली दिखाई दी। अलबत्ता मेज पर खुर्दनी अशिया वाले बर्तन और शराब और सोडे की खाली बोतलें रखी नजर आ रही थी। मजीद जायजा लेने पर दोनों ख्वाबगाहों के दरवाजे भी बंद दिखाई दिए। मैंने इब्तिदाई अंदाजे दुरुस्त साबित होने पर इत्मीनान का सांस लिया। इसका मतलब यह है कि महफिल में शरीक अफराद पीने पिलाने और खाने का दौर पूरा होने तक अपने होशो हवास में थे, और ज्यादा इम्कान यह है कि अब अपनी ख्वाबगाहों में गुनाह की बाजी लगाने के बाद ख्वाबावर दवा के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रहे होंगे। अल्लाह का नाम लेकर मैं अंदर दाखिल हुआ। अब मुझे ये फैसला करना था कि पहले कौन सी ख्वाबगाह पर किस्मत आजमाई की जाए। थोड़ा सा जहन लड़ाने के बाद मुझे गौतम का रतन से बातें करते हुए चापलूसी से भरपूर अंदाज याद आ गया। साफ लग रहा था कि वो उसे खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी पसंद की बाजारी औरत का इंतजाम भी तो इसी तरह अमल की अक्कासी करता है। मैंने एक गहरी सांस खींची और गौतम की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। मेरे दाएं हाथ में पिस्तौल था और बाएं हाथ में कुंजी, जबकि शोल्डर बैग गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। मैंने हत्तुल इम्कान आहिस्तगी से और बेआवाज अंदाज में कुफल में कुंजी घुमाई। कुफल ने किसी मज़ाहमत का मुजाहरा न किया और लट्टू भी आसानी घूम गया। मैंने दरवाजे के खला से कान लगाकर अंदर से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश की। मुझे लगा मैंने हल्के हल्के खर्राटे सुने हैं। दरवाजा धकेल कर खला मजीद बढ़ाया तो मुझे गुज़श्ता रात की तरह जहाजी साइज की मसहरी की पाइंती दिखाई दी। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार मुझे गोरे गोरे से दो निस्वानी पांव दिखाई दिए। मेरा दिल तेजी से धड़का। कदरे तवक्कुफ के बाद मैं तिरछा होकर दरवाजे के मुख्तसर खला से अंदर दाखिल हुआ और अपने अकब में बेआवाज दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे हल्की सी सीटी जैसी आवाज के साथ किसी के खर्राटे लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं गुस्ल खाने की बैरूनी दीवार के साथ टेक लगाकर कदम बकदम आगे बढ़ा और फिर राहदारी के कोने से झांक कर देखा। मुझे लगा मेरी आंखों के सामने बिजली सी चमक गई है। गहरी सांवली रंगत वाले पस्ता कद और भारी जिस्म रतन के पहलू में दराज औरत कुछ ज्यादा ही गोरी चिट्टी लग रही थी। दोनों फितरी लिबास में थे और मेरे लिए असल काबिल तवज्जो बात यह थी कि दोनों गहरी नींद में मस्त नजर आ रहे थे। मैं वक्त जाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए तेजी से बढ़ा और उन दोनों की इशरत गाह की पाइंती पर जा खड़ा हुआ। मैंने अपना बरेटा जेब में उड़सा और शोल्डर बैग खोलकर पोलराइड कैमरा निकाल लिया। उसमें पहले ही फिल्म कार्ट्रिज चढ़ा हुआ था और लेंस बाहर की तरफ निकला हुआ था। बस अपने हदफ को निशाने पर लेकर बटन दबाने की जरूरत थी। तब मुझे लगा कि वहां रोशनी कुछ कम है। मैंने दीवार पर नस्ब स्विच बोर्ड पर एक बटन दबाया तो छत पर लगा बड़ा कुमकुमा रोशन हो गया। मुझे लगा कि शायद तेज रोशनी चेहरे पर पड़ने से उस हसीन औरत ने नागवारी से मुंह बनाया है, मगर ये मेरा वहम था। मैंने कैमरा दोनों हाथों से उठाकर लेंस का रुख उन दोनों की तरफ किया और कैमरे का मखसूस बटन दबा दिया। खटाक की हल्की सी आवाज भी मुझे बंद कमरे में गूंजती महसूस हुई। ताहम मुझे ये भांपने में मुश्किल पेश न आई कि इस खटके से उन दोनों की नींद में खलल नहीं पड़ा। मैं कैमरा उठाए तेज बेआवाज कदमों से दौड़ता हुआ राहदारी में पहुंचा और कदरे तवक्कुफ के बाद कार्ट्रिज के किनारे से झांकता हुआ चिकने से कागज को बाहर खींचा। फिर झरीदार किनारे से फाड़कर उसे अलग कर लिया और मुस्ततील कागज पर चढ़ी झिल्ली खींच कर उतार दी। लगभग 30 सानियों के बाद चिकने स्याह कागज पर हल्के हल्के नुकूश नुमाया होने लगे और फिर वाज़े तस्वीर उभर आई जिसमें रतन और दीपा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, मगर मैं उस तस्वीर से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं हुआ। तस्वीर में मौजूद दोनों अफराद ही गहरी नींद में थे और उनके माबैन कुछ देर पहले खेले जाने वाले गुनाह के खेल की भरपूर अक्कासी नहीं हो रही थी। उस वक्त मुझे इस्पी इंजीनियर और रागनी की रंगरलियों की अक्कासी याद आ रही थी, जिसका एक ही फोटो फरीकैन के होश उड़ाने के लिए काफी था। मसला ये था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, तस्वीरों में लिबास से महरूम 2 लाशें ही दिखाई देते और मुझे मतलूब तासुर किसी भी तरह उभर कर सामने न आता। मैं अभी इस पेचीदा मसले का कोई हल सोच ही रहा था कि मुझे अकब में मसहरी की धीमी सी चरचराहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़का। कोई मसहरी से उतरने की तैयारी कर रहा था।
وہ ان دونوں میں سے جو بھی تھا غالباً رفع حاجت کے لیے غسل خانے کا ہی رخ کرتا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی نظروں میں آ جاتا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے شاید 1-2 ثانیوں ہی کی مہلت تھی۔ کیا میں غسل خانے میں گھس جاؤں؟ مگر مجھے اچانک سامنے دیکھ کر غسل خانے میں آنے والا یا آنے والی کے حلق سے بے اختیار چیخ بھی نکل سکتی ہے، جو اس کے بستر شریک کو بھی بیدار کر دیتی اور میرا سارا منصوبہ درہم برہم ہو سکتا تھا۔ میں اسے ہتھیار کی زد پر لے کر خاموش بھی کر دیتا تو مجھے غسل خانے میں ایک کریہ منظر دیکھنا پڑتا۔ اگلے ہی لمحے میں فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور چھپاک سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ میں دروازے کے سامنے کھڑا تیز تیز سانسیں لے رہا تھا اور میرا ذہن برق رفتاری سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے لاہ عمل سوچ رہا تھا۔ ابھی میں کسی فیصلے پر پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے دروازے کے عقب سے کچھ کھٹ پٹ سنائی تھی۔ وہ ان دونوں میں سے جو کوئی بھی تھا اب شاید غسل خانے میں جا رہا تھا، یعنی میرے پاس سوچنے کے لیے اب کچھ مہلت تھی۔ میں نے ابھی سکون کا پورا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اچانک لٹو گھوما اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور رتن جھومتا جھامتا باہر آ گیا۔ غنیمت یہ تھا کہ اب اس نے ایک کچا پہن رکھا تھا۔ میرے پاس اس کی نظروں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے حتی الامکان پھرتی سے کیمرہ اپنے شولڈر بیگ میں ڈال دیا۔ اس اثنا میں رتن نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ گویا ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر خوف کی فراوانی دیکھی۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی زور زور سے چیخنے لگے گا۔ رتن کو خاموش رکھنے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں نے بیریٹا نکال کر اس کی توند پر رکھ دیا۔ سنسناتی آواز میں ہندی میں اسے ڈپٹا، زبان بند رکھو ورنہ پیٹ میں سوراخ کر دوں گا۔ پستول پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن مجھے خونخوار نظروں سے گھورتا پا کر منہ دوبارہ بند کر لیا اور تھوک نگلتے ہوئے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے بیریٹا کی نال اس کے پیٹ میں گاڑتے ہوئے گردن کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس نے تعمیل کی۔ وہ جیسے ہی غسل خانے میں داخل ہوا، میں نے پستول کا رخ بدستور اس کی چھاتی کی طرف رکھتے ہوئے بدلے ہوئے گھن گرج والے لہجے میں کہا، میری بات کان کھول کر سن لو مسٹر رتن، ہم بہت دنوں سے تمہاری طاق میں تھے، مگر سخت پہرے کے کارن ہمیں تم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، پرنتو آج سندر ناری کی للک میں تم گھیرے میں آ ہی گئے۔ میں نے اس کا چہرہ دہشت کی شدت سے سفید پڑتے دیکھا۔ اس نے بالآخر اپنی ہمت یکجا کی اور پھنسے پھنسے سے لہجے میں پوچھا، تو تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے رتن جی، تمہیں نرک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس گھناؤنی حالت میں تو میں تمہیں بھگوان کا نام لینے کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ بس تم چاہو تو آنکھیں بند کر لو، میں تمہارے ماتھے پر گولی مار دوں گا۔ میرے لہجے کی سفاکی نے اپنا پورا اثر دکھایا۔ رتن کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مجھے اس کا پلپلا جسم تھر تھر کانپتا نظر آیا۔ وہ بمشکل بول سکا، بھگوان کے لیے مجھے مت مارو، تمہیں جو دھن دولت چاہیے مجھ سے لے لو۔ میں نے اسے مزید خوف زدہ کرنے کے لیے ایک بار پھر پستول کی نال اس کی کھوپڑی کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری پیشکش بری نہیں ہے، مگر میں سادھو بندہ ہوں، دھن دولت سے کوئی لگاؤ نہیں، پرنتو ایک اور طرح میری سہایتا کر کے اپنا جیون بچا سکتے ہو۔ اس کے چہرے پر اچانک امید کی روشنی چمکی۔ بولا، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چنتا نہ کرو، میں کسی کی ہتیا کرنے کو نہیں کہوں گا۔ اگر تم واقعی جو میں کہوں وہ کرنے کو تیار ہو تو میں وچن دیتا ہوں کہ میں اپنا کام پورا ہوتے ہی تمہیں جیوت چھوڑ کر چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا، پرنتو اگر تم نے کوئی چترائی دکھانے کی کوشش کی تو۔ جملہ پورا کرنے کے بجائے میں نے بیریٹا کی آنکھ دکھانے پر اکتفا کیا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو کمرے میں۔ رتن کمرے میں داخل ہوا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور راہداری میں منتظر رتن کو اشارے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا مسحری کے پاس جا پہنچا۔ وہاں بے حجابانہ انداز میں دراز دیپا پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات پیدا ہوئے۔ پھر اس نے سرگوشی والے لہجے میں پوچھا، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسی دھیمے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کچھا اتارو اور اس ناری کی نیند خراب کیے بغیر ان حرکتوں کا ناٹک کرو جو تم گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے سچ مچ کر چکے ہو۔ میری بات سمجھ گئے نا؟